हेलो एवरीवन। वर्षांत समीक्षा 2021 को हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि एनुअल एडिशन है आपका 22-23 का 2022-23 का। तो इसमें हम लोग केंद्रीय मंत्रालय और विभाग के बारे में जान रहे थे कि केंद्रीय मंत्रालय और विभाग के में जितने भी मंत्रालय होते हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय हो गया, आवास शहरी कार्य मंत्रालय हो गया, तो इन सब में क्या क्या काम होते हैं, इस मंत्रालय के अधीन क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या इस बार टारगेट रखा गया है, तो ये सारे करंट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा प्रीलिम्स में। आपके यहाँ से जो भी फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में आप इसका यूज़ करके आंसर राइटिंग लिख सकते हैं, ए से लिख सकते हैं, तो ये प्री और मेंस दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल के सेशन में हम लोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बारे में जाने थे, आवास और शहरी मंत्रालय के बारे में जाने थे। इस सेशन में हम लोग 3 टॉपिक कवर करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जल मंत्रालय के जलमार्ग मंत्रालय के बारे में, भारी उद्योग मंत्रालय को कवर करेंगे और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को कवर करेंगे। तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। क्या इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पॉइंट है इसमें। 2 से 4 मार्च 2021 तक इस शिखर सम्मेलन का आयोजन पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किया गया। शिखर सम्मेलन में 22 समुद्री बंदरगाहों, एजेंसियों, प्राधिकरणों ने 3.3 लाख करोड़ रुपए यानी 47.02 बिलियन डॉलर के 486 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 की ई पुस्तक का विमोचन किया। ध्यान रखिएगा, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 अगले दशक में भारत को वैश्विक समुद्रवर्ती क्षेत्र में सबसे आगे ले जाने के उद्देश्य से पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 तैयार किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सागर मंथन मार्केटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर यानी MMDAC का भी शुभारंभ किया, जो कि मैरीटाइम सुरक्षा, खोज, बचाव क्षमता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक सूचना प्रणाली है। 15 जून 2021 को पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच RCS उड़ान योजना के तहत भारत की सीमाओं के भीतर संयुक्त रूप से सी प्लेन सेवाओं में गैर अनुसूचित अथवा अनुसूचित संचालन के विकास की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनस एसोसिएशन यानी IPPTA और इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन यानी IPA द्वारा संयुक्त रूप से सरोद बंदरगाह के रूप में एक नया विवाद निवारण संस्थागत तंत्र गठित किया गया है। 5 प्रमुख बंदरगाहों में मुंबई, चेन्नई, दीनदयाल, पारादीप, कोलकाता पर डिजिटल पोर्ट इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए एक इंटरप्राइज बिजनेस सिस्टम यानी EBS लागू किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस परियोजना की लागत लगभग 320 करोड़ रुपए है, जो कि मौजूदा घरेलू जरूरतों से बिना दूर हुए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्य प्रणालियों को अपनाएगा। कैबिनेट ने सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत पारादीप बंदरगाह पर पश्चिमी डाक की आंतरिक बंदरगाह सुविधाओं को गहरा करने और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए परियोजना को मंजूरी दी, जिसकी कुल अनुमानित लागत 3004.63 करोड़ रुपए है। 18 फरवरी 2021 को विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 को अधिसूचित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 नवंबर 2021 से महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 प्रभावी हो गया है। 25 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने VO चिदम्बरनार बंदरगाह पर कोरमपल्लम ब्रिज और रेल ओवर ब्रिज के 8 लेन का उद्घाटन किया है। 25 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने VO चिदम्बरनार बंदरगाह और कोरमपल्लम ब्रिज और रेल ओवर ब्रिज के 8 लेन का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने VO चिदम्बरनार बंदरगाह पर 5 मेगावाट ग्रिड से जुड़े ग्राउंड आधारित सौर संयंत्र की आधारशिला भी रखी।
2 जुलाई 2021 को बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी लिमिटेड यानी एनटीपीसी और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड का एक संयुक्त उद्यम द्वारा स्थापित रामपाल पावर स्टेशन के लिए एनएस डाक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता से खुराना बांग्लादेश के लिए पहला कोयला निर्यात परिचालन शुरू किया गया। 20 सितंबर 2021 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से ड्वार्फ कंटेनर ट्रेन सेवा को वर्चुअली झंडी दिखाकर रवाना किया। 18 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना की शुरुआत की। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल संपर्क को मजबूत करना है। 27 अगस्त 2021 को गुवाहाटी में विकास के इंजन के रूप में जलमार्ग पर एक हितधारक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो परिचालन अप्रैल-अक्टूबर 2020 में 37.22 मिलियन टन की तुलना में 45.15% बढ़कर अप्रैल-अक्टूबर 2021 में 54.03 मिलियन टन हो गया है। 2 अगस्त 2021 को संसद ने अंतर्देशीय जलयान विधेयक 2021 पारित किया। इसका उद्देश्य 100 साल से अधिक पुराने अंतर्देशीय जलयान अधिनियम 1917 को बदलना और विधायी ढांचे को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। 6 मार्च 2021 को तत्कालीन पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनसुख मांडविया ने जेएनपीटी लिक्विड बर्थ जेट्टी से शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एससीआई के पोत एमटी स्वर्ण कृष्णा पर ऑल वुमेन ऑफिसर्स सेलिंग को वर्चुअली झंडी दिखा करके रवाना किया। एससीआई द्वारा अपने डायमंड जुबली समारोह को मनाने और 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के उद्देश्य से इस टैंकर को रवाना किया गया। 27 मार्च 2021 को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने अंडमान और निकोबार प्रशासन को सिंधु नामक पहला 500 पैक्स सह 150 टन कार्गो जहाज दिया। 25 जून 2021 को वर्चुअली मनाए गए डे ऑफ सीफेरर के अवसर पर सभी महिला अधिकारियों के साथ पहला भारतीय पोत होने के लिए एमटी स्वर्ण कृष्णा की ऐतिहासिक यात्रा हेतु शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को प्रतिष्ठित नेशनल मैरीटाइम दिवस समारोह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2 अगस्त 2021 को विधायी विभाग विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित और प्रकाशित किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य सामुद्रिक सहायता के क्षेत्र में वैश्विक सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों, तकनीकी विकास और भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को शामिल करने के लिए 90 साल पुराने प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 को बदलना है। नया अधिनियम भारतीय समुद्र तट के साथ समुद्री नौवहन और पोत यातायात सेवाओं के लिए सहायता की सामंजस्यपूर्ण और प्रभावी कामकाज की सुविधा प्रदान करेगा। खुद ही काफ़ी इजी लैंग्वेज में है तो मुझे नहीं लगता कुछ समझाने की इसमें ज़रूरत है। 10 नवंबर 2021 को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 10 नवंबर 2021 को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का नाम है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड का गठन किया गया है। 30 सितंबर 2021 को माले में भारत और मालदीव के बीच में लंबी दूरी की पहचान और ट्रैकिंग यानी LRIT प्रणाली में सहयोग के माध्यम से क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, रक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अब आते हैं अगले मंत्रालय पे। तो आपने समझ लिया अच्छे से कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत इस बार क्या क्या टारगेट है। भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत भारी उद्योग विभाग और सार्वजनिक उद्यम विभाग होते हैं। तो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के फास्टर एडॉप्शन और निर्माण के दूसरे चरण यानी फेम इंडिया सेकेंड की योजना को 10,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए अग्रिम सहायता प्रदान करना है और इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना है।
फेम इंडिया सेकंड योजना के अंतर्गत 10 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, 5 लाख तिपहिया वाहन, 55,000 इलेक्ट्रिक कार और 7,090 इलेक्ट्रिक बसों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। फेम इंडिया सेकंड योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया जा चुका है। फेम इंडिया सेकंड योजना को विशेष रूप से कोविड-19 के दौरान प्राप्त हुए अनुभव और उद्योग एवं उपभोक्ताओं से प्राप्त हुए फीडबैक के आधार पर जून 2021 में इसको पुनः डिज़ाइन किया गया था। पुनः डिज़ाइन की गई इस योजना का उद्देश्य अग्रिम लागत को कम करके इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रसार को तेजी करना है। इस योजना में क्या क्या संशोधन किए गए हैं? इस योजना में जो संशोधन हुआ है कि दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन को 10,000 रुपये प्रति किलोवाट से बढ़ा करके 15,000 रुपये प्रति किलोवाट किया गया है। साथ ही इसकी अधिकतम सीमा को बढ़ा करके कुल लागत को 20% से बढ़ा करके 40% कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक बसों के लिए 40 लाख से अधिक आबादी वाले 9 शहरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत और पुणे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। EESL यानी एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड इन 9 शहरों को यानी मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता, सूरत और पुणे में ओपेक्स आधार पर योजना के अंतर्गत शेष इलेक्ट्रिक बसों की डिमांड की गणना करेगा। इस योजना को 2 वर्ष के लिए आगे बढ़ा करके 31 मार्च 2024 तक लागू कर दिया गया है। फेम इंडिया सेकंड योजना के अंतर्गत क्या क्या उपलब्धियां हैं? 16 दिसंबर 2021 तक फेम योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 2021 में करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से 1.4 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों यानी 1.19 लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन, 20.42 हजार तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन और 580 चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित किया गया। फेम सेकंड योजना के अंतर्गत अब तक 1.85 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को तैनात किया जा चुका है। 50 इलेक्ट्रिक बसों को राष्ट्रीय महत्व के स्थान केवडिया में तैनात करने के लिए GSRTC को मंजूरी दी गई है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फेम योजना के अंतर्गत कुल 3,428 इलेक्ट्रिक बसों के लिए आपूर्ति ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। 16 दिसंबर 2021 तक 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 1,576 इलेक्ट्रिक वाहन स्टेशनों को मंजूरी और अवार्ड लेटर जारी किए जा चुके हैं। फेम इंडिया सेकंड योजना इलेक्ट्रिक वाहनों, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों और उनके कंपोनेंट्स पर 13 से 18% का इंसेंटिव और सुरक्षा, उत्सर्जन नियंत्रण, सुविधा, दक्षता आदि से संबंधित उन्नत मोटर वाहन प्रौद्योगिकी यानी एडवांस ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी उत्पादों पर 8 से 13% का इंसेंटिव प्रदान करती है। ये इंसेंटिव जो है वो वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27 तक 5 साल की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा। अन्य क्या क्या पहल हैं? अन्य पहल है कि 29 जून 2021 को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित नेट्रेक्स में 11.3 किलोमीटर लंबे एशिया के सबसे लंबे उच्च गति ट्रैक यानी हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया। और क्या पहल हुई है? नेट्रेप भारत में ऑटोमोबाइल क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक है और इसमें 3 नए केंद्र गार्ग चेन्नई, नेट्रेक्स इंदौर, NIAIMT सिलचर पर अत्याधुनिक ऑटोमोटिव होमोजेनाइजेशन, परीक्षण, प्रमाणन और शोध एवं विकास अवसंरचना को विकसित करना और 3 मौजूदा केंद्रों RIARAI पुणे, VRDE अहमदनगर और ICAT मानेसर गुरुग्राम का उच्चीकरण यानी अपग्रेडेशन शामिल है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो परियोजना है वो 31 मार्च 2021 को पूर्ण हो गई है और नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड यानी NAB ने इसे अपने अधीन कर लिया है। नेट्रिप योजना के अंतर्गत 15 सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र जिसमें कि 4 उद्योग 4.0 समर्थ केंद्र और 6 प्रौद्योगिक नवाचार प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
प्रौद्योगिक विकास के लिए 8 उत्कृष्टता केंद्र कर्नाटक सरकार के साथ में साझेदारी में कर्नाटक स्थित तुयाकुरु में 500 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय मशीन टूल पार्क की स्थापना की गई है। भारी उद्योग मंत्रालय भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के दूसरे चरण को शुरू करने की प्रक्रिया में है, जिसमें कि उत्पादों और प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण होगा। इस योजना के लिए कुल 1207 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मंजूरी की दिशा में प्रक्रियाधीन है। इसमें 975 करोड़ रुपए की सरकारी बजटीय सहायता शामिल है। अब अगला मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जिससे कि क्वेश्चन अच्छे खासे पूछ ले जाते हैं। स्टैटिक पोर्शन यहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं? कृषि और सहकारिता विभाग आएंगे, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग होता है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद होते हैं। तो ये 3 विभाग इस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। वर्ष 2021 में कोविड-19 महामारी के बावजूद अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, ये तो सभी सहमत हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केवल खरीफ फसलों के लिए उपलब्ध प्रथम अग्रिम अनुमान का उत्पादन आंकड़ा है। खाद्यान्न खरीफ में 150.50 मिलियन टन, तिलहन खरीफ में 23.39 मिलियन टन, गन्ना 419.25 मिलियन टन। दिसंबर 2021 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान के तहत 11.54 करोड़ से अधिक किसानों को 1,60,000 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यानी PMKMDY के तहत में 21,42,718 किसानों को पंजीकरण किया गया। अवसंरचना निवेश कोष के अंतर्गत यानी AIF के तहत 2021 तक कुल 8,702 परियोजनाओं को 6,254 करोड़ रुपए की ऋण राशि के साथ में स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 4,315 परियोजनाओं के लिए 2,291 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो खाद्यान्न उत्पादन में आप देख सकते हैं ये मिलियन टन में है। 2017 के मुकाबले 2021 में क्या है, चौथा संशोधित अनुमान है ये 308.6, जो कि 2017-18 में 285.0 था, 2018-19 में 285.2 मिलियन टन, 2019-20 में 297.5 मिलियन टन, और ये चौथा संशोधित अनुमान है। गेहूं, चावल, मोटा अनाज और दालें इसमें शामिल हैं। वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को उत्पादन लागत के 1.5 गुना के स्तर पर रखने के लिए पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 9 जून 2021 को इसी सिद्धांत के अनुरूप भारत सरकार ने 2021-22 की सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए MSP में वृद्धि की घोषणा की थी। किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर अपेक्षित लाभ बाजरा 85% के मामले में सबसे अधिक होने का अनुमान है। इसके बाद उड़द 65% और अरहर 62%, अरहर का स्थान है। उसके बाद बाजरा, उड़द, फिर अरहर। कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि ये प्रतिशत में है। 2021-22 में जो कि पहला अग्रिम अनुमान है 3.9%, 18-19 में 2.6%, 19-20 में जो कि पहला संशोधित अनुमान था 4.3%, 2020-21 में अंतरिम अनुमान 3.6% और पहला अग्रिम अनुमान 2021-22 में 3.9%। 8 सितंबर 2021 को भारत सरकार ने रबी विपणन मौसम यानी RMS 2022-23 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए MSP की घोषणा की है, जिसमें कि गेहूं और रेपसीड एवं सरसों प्रत्येक में 100% के मामले में किसान को उनकी उत्पादन लागत पर अपेक्षित लाभ सबसे अधिक मिलने का अनुमान है। इसके बाद है मसूर 79%, फिर चना है 74%, जौ है 60%, सूर्यमुखी है 50%।
2021-22 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM देश के 28 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चिन्हित जिलों में लागू किया जा रहा है। 2021-22 के दौरान NFSM के लिए 1560 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन यानी MOVCDNER के तहत 1,53,116 किसानों और 1,55,495 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 170 किसान उत्पादक संगठन अथवा किसान उत्पादक कंपनी यानी FPO और FPC बनाए गए हैं। इसमें कि 7 राज्यों ने अपने स्वयं के ब्रांड विकसित किए हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और स्विट्जरलैंड को किंग चिली सॉस, अनानास, डिब्बाबंद और अदरक का निर्यात पहले ही शुरू हो चुका है। कृषि एवं खाद्य प्रबंधन में क्या क्या सुझाव हैं? पशुधन, डेयरी एवं मत्स्य पालन सहित लगातार उच्च विकास वाले संबद्ध क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने का सुझाव है। छोटे तथा सीमांत किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कम लागत के कृषि तकनीकों का विकास व संचालन, तिलहन, दलहन और बागवानी के फसल के लिए विविधता को प्राथमिकता, उच्च उत्पादकता एवं कम जल खपत वाली फसलों के उत्पादक के लिए राज्य सरकारों के द्वारा समन्वित कार्यवाही। अगली योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY। इस योजना के तहत 2018-19 से 2020-21 के दौरान दूसरे चरण में 20,500 संकुल के लक्ष्य के मुकाबले 19,043 संकुल बनाए गए हैं। 2020-21 से 4.0 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए प्राकृतिक कृषि निधि जारी की गई है। जैविक खेती पोर्टल में टोटल 5.45 लाख किसान, 16,905 स्थानीय समूह, 75 आगत आपूर्तिकर्ता, 7,881 खरीदार और 1,78,696 उत्पादक पंजीकृत किए गए हैं। उत्पाद जो हैं वो पंजीकृत किए गए हैं। भारत सरकार ने 2020-21 से बड़े पारंपरिक अथवा डिफ़ॉल्ट जैविक क्षेत्रों जैसे कि पहाड़ियों, द्वीपों, जनजाति या रेगिस्तानी बेल्ट को प्रमाणित करने के लिए बेहद क्षेत्र प्रमाणन यानी LAC कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार तथा नानकारी द्वीप समूह के तहत 14,445 हेक्टेयर क्षेत्र को सिक्किम की तरह जैविक क्षेत्र में बदलने के लिए प्रमाणित किया गया है। लद्दाख में LAC यानी लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। लक्षद्वीप के 2,700 हेक्टेयर क्षेत्र की पूरी खेती योग्य भूमि विशाल क्षेत्र प्रमाणीकरण के तहत जैविक प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY के तहत राज्यों को 1,034.21 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें कि 286 परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के तहत 331.94 करोड़ रुपए, 193.35 करोड़ रुपए, 159.59 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अगली योजना है PMFBY। इसके तहत में 16,000 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के मुकाबले 2021-22 के दौरान 9,719.24 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस योजना के तहत 2021 के दौरान खरीफ फसल हेतु 99,368 करोड़ रुपए की बीमा राशि के लिए 244.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर टोटल 484.6 लाख किसानों के आवेदन दर्ज किए गए हैं। 2021-21 के लिए
11,148 करोड़ रुपए के आंशिक दावों में से 110.7 लाख किसानों के आवेदनों के 10,385 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया जा चुका है। भारत सरकार ने देश में सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए नाबार्ड में सृजित 5,000 करोड़ रुपए के सूक्ष्म सिंचाई कोष राशि में और 5,000 करोड़ रुपए की वृद्धि करने और इसे 15वें वित्त आयोग के दौरान जारी रखने की घोषणा की है। कृषि एवं खाद्य प्रबंधन में क्या क्या सुझाव हैं? फसल व संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान व विकास में प्रगति, नैनो यूरिया एवं जैविक खादों जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा, ड्रोन एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित प्रणालियों जैसी नई तकनीकों पर जोर, नवाचार के लिए स्टार्टअप्स को सहायता, ये 4 महत्वपूर्ण सुझाव हैं। अगली कार्यक्रम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल कार्यक्रम के तहत 2015-16 से दिसंबर 2021 तक देश में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 59.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विकत को 1,23,018 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान कृषि और संबद्ध वस्तुओं का निर्यात आपका 3,10,811.44 करोड़ रुपए रहा है, जो कि 22.86% की वृद्धि दर्शाता है। जिन वस्तुओं के निर्यात में महत्वपूर्ण सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है वो है गेहूं, अन्य अनाज, चावल, बासमती के अलावा जो चावल हैं, सोया मील, कच्चा कपास, ताजी सब्जियां और प्रसंस्कृत सब्जियां आदि हैं। भारत में गेहूं के निर्यात में 839.46% की अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई है। देश में बासमती चावल को छोड़कर अन्य चावलों के निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जो कि 146.92% है। कोविड-19 महामारी के बावजूद कृषि में व्यापार संतुलन वर्ष 2020-21 के दौरान अनुकूल रूप से बढ़कर के 1,56,300.23 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि 2019-20 के दौरान ये 1,05,530.25 करोड़ रुपए था। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन यानी NBHM के तहत कुल 8 परियोजनाओं की सहायता के लिए 1,223.45 लाख रुपए का अनुमोदन किया गया। डेटाज आपको याद रहनी चाहिए। 7 अप्रैल 2021 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मधु क्रांति पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल की ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विकसित किया गया है इस पोर्टल को, ताकि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों का पता लगाया जा सके। सितंबर 2021 में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड यानी GCMMF का एक उत्पाद अमूल शहद का शुभारंभ किया गया। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आत्मा योजना दिसंबर 2021 के तहत राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों को 225.83 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। अगली योजना है SMAF यानी SMAF कृषि वानिकी पर उप मिशन। इस योजना की शुरुआत 2016-17 से दिसंबर 2021 तक 93,809 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कुल 401 लाख पौधे रोपित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान दिसंबर 2021 तक बीज ग्राम कार्यक्रम के तहत 13.44 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे कि 6.32 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। जिन मंत्रालयों के बारे में हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से जाना वो था पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं कल्याण विभाग मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय सॉरी। तो इस विभाग के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं, कौन कौन से परिषद आते हैं, इसमें क्या कामकाज हैं, क्या क्या सुझाव दिया गया है, क्या टारगेट रखा गया है इस बार, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है, जिससे कि हमारा स्टैटिक पोर्शन, हमारे फैक्ट और हमारे आंसर राइटिंग के लिए, हमारे एसे के लिए काफ़ी अच्छे से काफ़ी चीज़ें हम लोगों को मिल गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जितने भी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग है उनको हम लोग धीरे धीरे करके कवर करते चलेंगे।